क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स है बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1 ए, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम है बैक्टीरिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे वायरसेस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि वायरस सेल नहीं है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है मटेरियल, लिक्विड मटेरियल या सॉल्यूशन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, मगर यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर का जो सॉल्यूशन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है सॉल्यूशन उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखिए। सेकंड स्टेटमेंट कैसे गलत है देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ना बैक्टीरिया में होता है ना वायरस में होता है, क्योंकि खुद माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया जैसा जीव है। अगर आप एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं और खुद का प्रोटीन बनाता है वो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट सेम स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? वायरस, मैंने बोला वायरस एक सेल नहीं है तो उसे सेल मेम्ब्रेन होने का कोई मतलब ही नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन तो होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये है सेल मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर का जो दिखा है ये मतलब वो सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज, pH मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन के आयन से उस कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है pH। तो हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, इनमें से क्या बोला जाता है जिसका pH, जिस सॉल्यूशन का pH इक्वल टू 0 रहता है। तो उसके लिए मैं आपको एक पहले डायग्राम दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH अराउंड 7 रहता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वीकली एसिडिक सॉल्यूशन, वीकली एसिडिक, ये जो 4 से लेके 6 तक जो pH का रेंज है उसे बोलते हैं वीकली एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये भी गलत हुआ। हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमारा जो आंसर है ये रहेगा हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। इक्वल टू 0 मतलब इसके बाद 0 आएगा। तो इनमें से चारों में से ये राइट आंसर है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? 7 के बाद जो होता है इसे वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं और इसे बोलते हैं हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर हुआ अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज हाईली acidic solution. Next question, which of the following item is or are associated with mulberry plant? जिसे महाराष्ट्र में तूती का प्लांट भी बोला जाता है। तो पहले ये सब ऑप्शंस देखने के पहले हम क्या होता है तूती का प्लांट ये पहले देखेंगे। उसके लिए एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है तूती का प्लांट, उस पे ये फ्रूट्स भी आते हैं, बहुत मीठे होते हैं, खट्टा मीठा फ्रूट होता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो तूती का जो प्लांट था उसके लीव्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, और उसमें है ये लार्वी। इन लार्वीज को बोला जाता है सिल्कवर्म लार्वी। इसे मलबेरी सिल्कवर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये मलबेरी प्लांट को खाता है
उसके लीव्स को खाता है तो उसे मलबेरी सिल्क वर्म बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे अभी ये है चंद्रिका। चंद्रिका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो खुद को कवर करते हैं सिल्क से। ये बन गए उसके ककून और इससे मिलता है हमें सिल्क। सिल्क मलबेरी प्लांट से रिलेटेड वर्ड है। मैंने ककून बोला तो वो मलबेरी प्लांट के रिलेटेड आ गया। सिर्फ आपने नहीं सुना कि पश्मीना और हेम्प क्या है, तो ये भी हम देखेंगे क्या होता है पश्मीना। पश्मीना एक लद्दाख में मिलने वाली गोट की प्रजाति है और हेम्प जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्लांट है जिससे रस्सियाँ वगैरह बनाया जाता है। तो हमारा आंसर है ओनली 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 स्पीसीज। गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इकोलॉजी का स्टडी किया है और उसमें से एक खुद का प्रिंसिपल उसने एक्सप्लेन किया है। तो वो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव 2 स्पीसीज में किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन है और उसके वजह से एक उसमें से कोई तो मर जाता है, तो उसे बोला है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब मर जाता है या चला जाता है उस एरिया से, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो डोमिनेंट है वो रहेगा, बाकी का चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैन कोएग्जिस्ट इफ दे ऑक्यूपाई द सेम नीच। कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैंने अभी बोला कि एक्सक्लूजन का मतलब है डिस्ट्रॉय, कोएग्जिस्ट नहीं होते। निश का मतलब क्या है? व्हाट इज निश? यहाँ पे भी निश है, यहाँ पे भी निश है। यहाँ निश का मतलब पहले आपको हैबिटेट का मतलब पता होना चाहिए। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो एरिया जहाँ पे एक जीव जो है वो रहता है। निश का मतलब है हैबिटेट प्लस प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट से आपका क्या रिलेशन है, कैसे आप उससे इंटरेक्ट होते हैं, उसे बोला जाता है निश। तो यहाँ पे देखिए कैनॉट कोएग्जिस्ट इफ दे ऑक्यूपाई द सेम निश। ये हमारे स्टेटमेंट से जो मैंने अभी पहले बताया उससे मिलता जुलता है। सेम निश में वो 2 स्पीसीज नहीं रह सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट कैसे गलत है देखेंगे। ये तो पहले ही बताया, कैनॉट कोएग्जिस्ट इफ दे ऑक्यूपाई द एडजेसेंट निश। निश एडजेसेंट है, साइड में दूसरा निश है, यहाँ पे एक स्पीसीज है, दूसरा यहाँ पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई ये नहीं, तो दे कैन एग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। कैन कोएग्जिस्ट इफ दे ऑक्यूपाई सिमिलर निच, मतलब जैसे ये निच है वैसे दूसरा निच अगर ये ऑक्यूपाई करते हैं सेम सिमिलर उसके तरह ही जिसमें वही प्लांट वगैरह है, ये स्टेटमेंट सही है मगर इससे नहीं मिलता है। सो दिस इज गलत। स्टेटमेंट सही है मगर एक्सक्लूजन से नहीं मिलता। यहाँ पे वो एक्सक्लूजन में एक स्पीसीज चला जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी। एक डायग्राम देखते हैं, फ्लो चार्ट है। कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, ट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स पे डिपेंड होते हैं खुद की एनर्जी फुलफिल करने के लिए, उसे बोलते हैं कीमोट्रॉप्स। जैसे फोटोट्रॉप्स हमें पता है, फोटोट्रॉप्स मतलब जो सन की एनर्जी से
खुद का फूड बनाते हैं लाइट एनर्जी से। यहाँ पे है कीमोट्रॉप्स, जिनको लाइट की जरूरत नहीं होती है मगर वो केमिकल्स पे खुद का फूड बनाते हैं केमिकल का यूज करके, उसमें होते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप्स और कीमो हेटेरोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स ऐसे जो खुद का फूड खुद बनाते हैं मगर विद द यूज ऑफ केमिकल्स, उन्हें बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो खुद के फूड के लिए जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए डिपेंड रहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स पे, उन्हें बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप्स। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आता है। कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने पहले ही बताया नो यूज ऑफ लाइट, उनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोली फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगेन प्रेजेंस ऑफ लाइट गलत है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, मगर तो ये भी गलत हुआ, तो लास्ट यही रहेगा हमारा आंसर, सोली फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग डैश डैश केमिकल कंपाउंड्स। सेम जो अभी हमने डिस्कस किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब वही कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो हमने पहले ही बोला है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सिंपल। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फाउंड नियर सबमरीन वोल्केनिक वेंट्स फीड ऑन। आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो गैसेस निकल रही है यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं वोल्केनिक वेंट्स। तल पे रहते हैं, समुद्र के तल पे एकदम। तो वहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या खाते हैं उनका फूड का जरूरत कंप्लीट करने के लिए? इनऑर्गेनिक कार्बन गलत आंसर है। डीप सी ट्यूब वर्म्स नहीं खाते हैं, वो बैक्टीरिया हैं वो। ऑर्गेनिक मैटर नहीं खाते हो, वो खाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, जो इन गैसेस में से निकलता है, उसको ही उस पर फीड करते हैं, उसे खा के जिंदा रहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शंस में है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, इसमें देखिए ये इंक डाला है लिक्विड में, जो भी रैंडमली फैल रहा है, आखिरी में जाके पूरा जो लिक्विड है वो रेड कलर का बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिस्पर्शन, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वगैरह नहीं होता है, हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट है उससे हमारा ये स्टेटमेंट मिलता है, तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस। लास्ट ऑप्शन जो है वो भी गलत है, क्योंकि एब्सॉर्प्शन होता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। ऑस्मोसिस के लिए डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं सॉल्यूशन के, एक हाइपोटोनिक है, दूसरा आइसोटोनिक है और तीसरा हाइपोटोनिक है। हमारा जो ब्लड है उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जब वो सेल्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो उसमें उनका जो शेप है सेल का नॉर्मल रहता है। ये जो सेल्स है उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, इट एक्ट एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है।
ये जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.9% होता है। जो हॉस्पिटल में हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, थ्रू हमें वो सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो जो सलाइन सॉल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्ट का वो 0.9% हो, ताकि हमारे सेल्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर वही सेल्स को हम समझिए समंदर का जो पानी है उसको अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें हमारे ब्लड के ड्रॉप्स डालते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का वो बहुत ज़्यादा है, तो अंदर का पानी बाहर निकलेगा, सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट का वो कम है। यहाँ पे दिया है कि डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब यहाँ अंदर डाइल्यूट है तो बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद में आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझिए हमारा नॉर्मल टैप वाटर लिया और उसमें हमने अगर हमारे सेल्स डाल दिए, ब्लड के ड्रॉप्स डाल दिए, तो क्या होगा, जो आरबीसीज है वो पानी अंदर लेना शुरू कर देंगे। पानी का जो मूवमेंट है वो अंदर हो जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर। टैप वाटर है उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और उसकी वजह से सेल्स एक लिमिट तक फूल जाएंगे और लिमिट क्रॉस होने के बाद वो फूट जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has higher concentration than the cell? वही डायग्राम हम फिर से देखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया है कि सराउंडिंग जो मीडियम है सेल के बाहर का, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर है तो सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमने बात की थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसमें सराउंडिंग जो होता है सेल का उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो सेल क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सेल में से जो पानी है वो बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सेल विल गेन वाटर, नहीं, सेल विल डाई, नहीं, देयर विल बी नो चेंज, नहीं, द सेल विल लूज वाटर, ये है हमारा आंसर, द सेल विल लूज वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक? फार्मिक एसिड नहीं बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता है, नाइट्रिक एसिड नहीं बनता है, बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे और कहाँ पे? तो अगर हम हमारे स्टमक की लाइनिंग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इस तरह पीट्स नजर आते हैं जिसके लाइनिंग पे सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स है ये अलग अलग टाइप के सेल्स है यहाँ पे प्रेजेंट। ये जो है इससे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये है गैस्ट्रिक पिट, ये ओपनिंग जो है। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है म्यूकस सेल्स। इनमें से कुछ सेल होते हैं जिनको पैराइटल सेल भी बोलते हैं, और कुछ सेल होते हैं जिनको चीफ सेल भी, जो चीफ सेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक सेल का एक फंक्शन है। म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करता है। पैराइटल सेल जो है वो HCl सीक्रेट करती है, और चीफ सेल जो है वो पेप्सिनोजेन एंड लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे हर एक का एक एक काम है। पेप्सिनोजेन, HCl, इनका काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, ये दोनों मिलके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, अभी यहाँ पे ध्यान रखिए किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारा आंसर जो है ये रहेगा बी, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मतलब एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया मतलब प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उन्हें यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो है यूग्लोनाइड्स एंड प्रोटोजोन्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। फंगाई एक खुद किंगडम है, और उसके जो सब डिविजन्स जो है फंगाई के वो है फाइकोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स में आता है हमारा जो ब्रेड होता है उस पे ग्रो होने वाले अलग अलग टाइप के फंगस फाइकोमाइसेट में। बेसिडोमाइसेट्स में आते हैं
बहुत अलग अलग कलर के, अट्रैक्टिव कलर के और शेप के मशरूम्स होते हैं जो आते हैं बेसिडोमाइसेट्स में। तो हमारा आंसर है आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला है एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एशियाटिक लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट में गुजरात में मिलता है। डबल हम्प कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये गलत है, क्योंकि डबल हम्प कैमल जो है वो गोबी डेजर्ट जो है उसमें चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है, वहाँ पे डबल हम्प कैमल मिलते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि वन हॉर्न राइनोस जो है वो पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया के कुछ पार्ट में मिलता है। तो हमारा आंसर बचता है 1A, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन नेफ्रॉन ऑफ मैन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिन कहाँ पे फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स रहते हैं। अभी नेफ्रॉन क्या है उसके लिए हम एक डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो दिखा है रेड कलर में, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क है ये कप में। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, फर्स्ट स्टेप जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो होता है यहाँ पे, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो ब्लड पूरा बॉडी से आता है यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह लेके, वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से जो वेस्ट होता है एक्सेस वाटर एंड ऑल, ये यहाँ पे एक कैप्सूल में जमा हो जाता है और वहाँ से वो निकल के नीचे रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। तो पहला स्टेप जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो बोमन्स कैप्सूल में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। दूसरा स्टेप जो है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी यूरिन फॉर्म हुआ है उसमें से जो भी चीजें में आए हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन्स जो आए हैं वो फिर से यहाँ पे कैपिलरीज थ्रू ब्लड में रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो उसे बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। वो जब हो रहा होता है उसी टाइम जो ब्लड में बचा हुआ कुछ वेस्ट आयन से और हाइड्रोजन आयन से वो फिर से ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में आ जाते और फाइनल यूरिन यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे देखा आपने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इज द सेकंड स्टेप एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन इज द थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्लड इज अ टाइप ऑफ। यहाँ पे जो टिश्यू के नाम दिए हैं ये हमारे बॉडी के 4 मेजर टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी में से जो भी ऑर्गन्स है उनका कवरिंग बनाने का काम करता है, स्किन बनाने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे मसल्स बनाता है जो लोकोमोशन के लिए यूजफुल है। नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम बनाता है और कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको कनेक्टेड रखता है। ब्लड एक टाइप है उसका, ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। तो हमारा आंसर है डी,
कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमें मैच करना है कंपाउंड और उसके यूजेस। तो यहाँ पे देखिए 4 कंपाउंड दिए हैं, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड। बोरिक एसिड एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है और इंसेक्टिसाइड की तरह भी उसे यूज किया जाता है। साइट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का काम करता है। एसिटिक एसिड पीकल को प्रिजर्व भी करता है और उसका फ्लेवर भी बढ़ाता है। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER looks rough under the microscope because of attachment of which one of the following cell organelle to its surface। उसके लिए हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो कलर का जो दिखा है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके सरफेस पे देखिए यहाँ पे आपको कुछ चिपका हुआ दिखेगा, वो है राइबोसोम्स। तो हमारा आंसर भी है राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स उसको अटैच नहीं होते तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता, जिसका काम है लिपिड सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम भी है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम्स। तो उसका आंसर है ए। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन and written in italics. The first word is always genus and the second word is species। genus और species का combination रहता है binomial nomenclature में, जैसे human का होता है होमो sapiens। यहाँ पे एक रूल ध्यान में रखिएगी, अगर आप बायोलॉजिकल नाम जो है किसी भी एनिमल का या प्लांट का लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि उसका जो जीनस है वो लिखते टाइम हमें फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लिखना होता है, और दूसरा जो वर्ड है जो जीनस है स्मॉल लेटर्स में ही करना है। जैसे अगर हम कोबरा का एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम है नाजा, नाजा जीनस है और ये स्पीशीज है, ऐसे हमें लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें इनमें से कौन सी सैंक्चुरीज एंड रिजर्व्स आते हैं। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है यहाँ तमिलनाडु और केरला के बीच में। तो उसमें उसके लिए आंसर है ए। ये हमारा आंसर है। नैयार, पेपारा, शेंडुनरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कलाकार, मुदनतुराई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइजीनिक वे ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट एंड इज मोर सुटेबल इफ वेस्ट कंटेन हैजार्डस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। कंपोस्टिंग जो होता है उसमें हम बायोलॉजिकली वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं। इंसिनरेशन जो होता है उसमें हाई हीट पे वेस्ट को जलाया जाता है। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है, सब ग्रेडिंग में उसको जो वेस्ट है उसको डिवाइड किया जाता है, हार्मफुल, लेस हार्मफुल, नॉन हार्मफुल एक्सेट्रा। तो ये हाइजीनिक वे नहीं है, ये भी नहीं है, इसके वजह से पोल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए गैसेस निकलते हैं, पोल्यूशन हो जाता है, तो ये भी गलत आंसर है। तो बचता है कंपोस्टिंग, जो बायोलॉजिकली वेस्ट को फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है, यहाँ पे बोला है कि कौन सी सिचुएशन में जो सेकंड फीटस है, सेकंड जो बच्चा होगा पेट में माँ के, मर सकता है। फेटल मतलब मर सकता है उस सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन है। तो यहाँ पे 4 सिचुएशन दिए हैं।
आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी मतलब हमारे जो सेल है उसके आरबीसीज है उसके सरफेस पे बी एंटीजेंस प्रेजेंट है, और प्लस का मतलब है आपके उसी सेल पे RH पॉजिटिव के एंटीजेंस प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको बोला जाता है बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे नेगेटिव लिखा है RH नेगेटिव, उसका मतलब है उस सेल पे RH के एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। उसकी बॉडी में जो भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में जो भी ब्लड है आरबीसीज है उनके सरफेस पे RH पॉजिटिव RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है वो पहला ही सिचुएशन है जिसमें सेकंड जो फीटस होता है उसके लिए वो फेटल कंडीशन रहता है, उसमें वो मर सकता है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव वुमन का मैरिज हो जाता है, पॉजिटिव मैरिज हो गया नेगेटिव, तो उनसे जो पहला बेबी बनता है वो पॉजिटिव बनेगा। जब वो पहला बच्चा जन्म ले रहा होता है उस टाइम क्या होता है, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो माँ से अटैच होता है उसे कट किया जाता है, तो वहाँ से ब्लड माँ के ब्लड फ्लो में मिक्स हो जाता है। अभी माँ का ब्लड फ्लो जो था वो निगेटिव वाला था, अभी बेबी का जो आया है वो पॉजिटिव वाला आया है। तो इस ब्लड को पता चल जाता है कि कुछ तो पॉजिटिव, जैसे जो हमारा नहीं है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो फॉरेन चीज़ें होती है उनको मारा जाता है, हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन चीज़ें अंदर आ जाती है उसे मारा जाता है। तो ये जो पॉजिटिव एंटीजन जो है RH पॉजिटिव, वो माँ के ब्लड के लिए फॉरेन ही है, बाहर का ही है, तो वो उसे मारेंगे। तो वो मारते वक्त क्या होता है कि वो जो सेल है WBC अभी काम करेगा, वो सेल जैसे ही RH पॉजिटिव एंटीजन से इंटरेक्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसमें से बनता है एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है, और वो एंटीबॉडीज आके इस जो ब्लड है, ब्लड आया था पॉजिटिव का, उसे उस टाइम पे मार देते। और मेमोरी सेल जो है वो क्या करता है, ये जो मारा है, जिस एंटीजन को मारा है उसको मेमोरी में रखते, ध्यान में रखते कि हमने कैसे मारा इसको, कौन से एंटीबॉडीज बना के उस पॉजिटिव वाले एंटीजन को मार दिया, तो वो ध्यान में रखता है। अब होता क्या है कि जब वही माँ फिर से सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे वो जो एम्ब्रियो है वो जैसे ग्रो होने लगता है, वैसे उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ब्लड बनता है वो पता चल जाता है माँ की जो WBCs है उनको पता चल जाता है। तो वहाँ पे वो आके उस एम्ब्रियो को लास्ट टाइम जैसे मारा था ब्लड को, वैसे एम्ब्रियो के पूरे ब्लड को मार देते। अभी उससे क्या हो गया, वो बेबी की डेथ हो सकती है अंदर ही, पेट के अंदर ही। उसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये जो सिचुएशन है उसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक से आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस पे डिस्कशन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना सकता है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, वो बैक्टीरिया जैसा ही है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, और उसका खुद का भी DNA वगैरह होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनाते। तो ये सब गलत है। प्रोटीन्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे डायग्राम में दिखा, ये सेल दिखा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज। कॉलरा एपिडेमिक था, मलेरिया एपिडेमिक था, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक था। ये जो एलिफेंटासिस है ये एपिडेमिक नहीं था, ये था एंडेमिक।
है एंडेमिक, उसकी ज़्यादा केसेस केरला में, इंडिया में। एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस क्या है? पैंडेमिक मतलब एक कंट्री में स्टार्ट होता है और वो फैल जाता है दूसरी कंट्रीज में तुरंत, बहुत फास्ट, जैसे अभी कोविड का हो रहा है, कोरोना वायरस का, जिससे कोविड-19 डिसीज होता है, तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि उस लोकेलिटी में, वो जो एरिया है वहाँ पे एक बार वो स्टार्ट हो गया तो उसी एरिया में वो बहुत जल्दी फैल जाता है, वो कंट्री या वो एक पर्टिकुलर एरिया, बहुत बड़ा एरिया, उसमें फैल जाता है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एंडेमिक मतलब वहीं पे वो उस एरिया में आता जाता रहता है, उसके केसेस नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं एंडेमिक, एलिफेंटासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा स्टैंड्स फॉर। नेपा का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, जो यूएस गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था फॉर द एनहांसमेंट ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए जो पेयर्स है उनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया है? पहला है ब्लू फिन माशिर। माशिर एक फिश का, ये जो है एक फिश का प्रजाति है और उसे कावेरी का टाइगर भी बोला जाता है, कावेरी रिवर में मिलता है। इरवाडी डॉल्फिन जो है वो चिल्का जो लेक है उसमें मिलता है, तो ये गलत है। और रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, इनके फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको। ये रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में मिलता है। ये जो है इरवाडी डॉल्फिन वो चिल्का लेक में मिलता है। और ये है माशिर फिश के स्पीसीज। अब ये जो फोटो है ये लोनावाला में, लोनावाला जो है मुंबई के पास में, वहाँ पे एक टाटा डैम है, उनका माशिर रेयरिंग सेंटर है, ये फिश को वो रेयर करते हैं। तो वहाँ पे हम हमारे बच्चों के स्टडी टूर लेके जाते हैं, तो उस टाइम हमने लिए हुए फोटोज है, यहाँ पे वो रेयरिंग चलता है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करें कैसे रेयरिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू। ये जो है इंक्रीज इन स्टेम एंड रूट्स, इसे प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है उसमें वो जो प्लांट का स्टेम और रूट है उसका विड्थ बढ़ता है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो हमारा आंसर है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, तो उसके वजह से वो लेंथ बढ़ते रहता है। तो इस पार्ट में हमने कवर किए हैं 25 क्वेश्चंस। हमें और बहुत क्वेश्चंस कवर करने हैं, हमारे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 1001। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं आपको कैसे लगा ये वीडियो। थैंक यू।